हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेरे सॉल्व पेपर में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र का एक वीडियो दिया था और आप लोगों ने उस पर अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत खुशी हुई। तो इससे मुझे थोड़ा हौसला मिला, मैं इंस्पायर हुआ। तो मैं नागरिक शास्त्र टीजीटी पीईटी के लिए आप लोग को रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग रेगुलर उसको देखते रहें और शेयर करते रहें। और जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। और इसके बदले में मुझे कोई भी लालच नहीं है। मैं बस फ्री पीडीएफ देना चाहूँगा, फ्री आपको टीचिंग कराना चाहता हूँ, जिससे आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और आगे भी मैं इस दिशा में काम करता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो टीईटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को कवर करूँ और रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। बस आप लोग का प्रेम, आप लोग का सहयोग इसी तरीके से मिलता रहेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो उसी कड़ी में आज मैं दूसरा वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, राज्य के बारे में है। राज्य जो कि आपका सिलेबस है, तो राज्य के तत्व। तो आइए सब लोग देखते हैं राज्य के तत्व। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि एक कंट्री है, एक देश होता है, उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अगर ये आपसे कहें कि वो देश नहीं है बल्कि वो राज्य होता है, देश को ही राज्य कहते हैं, तो विश्वास जल्दी होता नहीं। क्योंकि हम लोग जो राज्य को समझते हैं वो किसी देश के अंदर जो इसकी इकाइयाँ होती है उसको हम राज्य समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है ना, गुजरात, राजस्थान एक इस तरीके से राज्य है, जबकि वो राज्य नहीं है बल्कि राजनीति विज्ञान में उसको इकाई माना जाता है, किसी देश की एक इकाई है। तो राज्य को राजनीति विज्ञान में 4 पार्ट में बांट कर समझते हैं। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर वो 4 चीज़ वहाँ पाई जाती है तो उसको हम राज्य कहेंगे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उत्तर प्रदेश को राज्य कहते हैं तो क्या ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं? अगर इस चारों चीज़ें पाई जाती हैं तो वो राज्य, अगर नहीं पाई जाती है तो वो राज्य नहीं है। जैसे जनसंख्या उत्तर प्रदेश में तो है, भूभाग भी है ना, यहाँ की सरकार भी है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी हैं, लेकिन यहाँ संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संप्रभुता केंद्र सरकार में है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो संवैधानिक विफलता के आधार पर या कोई भी कुशासन के आधार पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगर गवर्नर कह दे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन शासन नहीं चल रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी यहाँ संप्रभुता नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। लेकिन अगर आप भारत सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार में ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं। जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, सरकार भी है, और हमारे देश की जो संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता है, वो केंद्र सरकार में है ना। तो इस तरीके से भारत राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत एक राज्य है। तो हम नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से हम भारत को एक राज्य कहेंगे। अब राज्य के बारे में अलग अलग विचारक, अलग अलग थिंकर अलग अलग डिफिनीशन दिए हैं। हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम जनसंख्या के बारे में समझते हैं कि जनसंख्या के बारे में थिंकर ने क्या बताया है। ठीक है, आइए देखते हैं। जनसंख्या व्यक्तियों के बिना राज्य नहीं हो सकता, अतः यह राज्य का मूलभूत तत्व है। प्लेटो ने कहा है राज्य के बारे में कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। ये सब एग्ज़ाम में आता है, याद रखिएगा कि प्लेटो ने जनसंख्या कितनी बताई, किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन आप याद रखिएगा कि प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या को 5040 माना है। अरस्तु के अनुसार किसी आदर्श राज्य की जनसंख्या आत्मनिर्भर होनी चाहिए। अरस्तु ने 1 लाख जनसंख्या की बात की है ना।
और रूसो ने 10,000 जनसंख्या के बारे में कहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। तो किसने माना? 10,000 रूसो ने। या नीचे दे देगा कि किन किन लोगों ने, इनमें से कौन 10,000 जनसंख्या की बात करता है, तो रूसो। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर 1 लाख की बात आती है तो अरस्तु को आप टिक करेंगे। या आत्मनिर्भर की बात अगर है कि किसने कहा कि जनसंख्या आत्मनिर्भर होनी चाहिए, तो अरस्तु हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। और जितने भी हम टॉपिक यहाँ कवर करेंगे वो एग्ज़ाम के लिए 200% इम्पॉर्टेंट है। 100% नहीं, 200%। ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ें। अब नेक्स्ट आता है भूभाग। तो भूभाग बारे में जो थिंकर है वो क्या बताए हैं। जैसे क्लूबर हैं, सबसे पहले भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माने हैं, है ना। किसने कहा है कि राज्य का जो आवश्यक तत्व है वो भूभाग है? तो क्लूबर है ना। या इनमें से कौन नहीं है, ऐसे भी कुछ भी पूछ सकता है। और किसने नहीं माना भूभाग को, राज्य का जो आवश्यक तत्व किसने नहीं माना, तो ये भी आता है कि सीले ने नहीं माना, डुगवी ने नहीं माना, डी टॉकविले, बिलोबी, विल्सन। ये विचारक ऐसे हैं जो भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है। तो भूभाग में क्या आता है? भूभाग में भूमि आती है, जल आता है, वायु क्षेत्र आता है ना। और इसमें समुद्री नियंत्रण में जो 12 नॉटिकल मील हैं एरिया समुद्री जल का या समुद्र का, वो 12 नॉटिकल मील भी आता है। यानी किसी भी कंट्री से सटा हुआ 12 नॉटिकल मील जो समुद्री एरिया है, यानी समुद्री नियंत्रण होता है, उस देश का होता है। तो 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने भूभाग के बारे में समझा। अब नेक्स्ट तत्व है सरकार। यह राज्य की इच्छा को लागू करती है, राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करती है। तो सरकार तो इम्पोर्टेंट तत्व है ना। सरकार अगर नहीं होगी तो फिर समझ लीजिए उस देश की आत्मा नहीं होगी। जब आत्मा नहीं होगी तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। तो जंगल राज्य बन जाएगा, एक दूसरे को लोग मार करके अपने को ताकतवर साबित करेंगे। तो राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले जो बॉडी है वो सरकार होती है। इसीलिए सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है ना। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी है कि किसको राज्य की आत्मा कहा जाता है। तो उसमें कुछ भी दे सकता है। तो आप सब लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्लंशली ने इसके सरकार के बारे में बताया है। कोटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, कोटेशन पूछा भी है कि ब्रंशली के अनुसार यदि सरकार नहीं होगी तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रंशली याद रखिएगा। नेक्स्ट है संप्रभुता, सॉवरेंटी। सबसे पहले सॉवरेंटी के बारे में बोधा ने बताया था। और बोधा या संप्रभुता जो टॉपिक आएगा तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। संप्रभुता के बारे में आपको डिटेल में मिलेगा, एकलवादी बहुलवादी संप्रभुता। इसका मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, आप सब लोग को बताऊंगा, शेयर करूंगा। अभी यहाँ पर इतना जानिए कि यह राज्य का सबसे आधुनिक तत्व है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक तत्व है, तो संप्रभुता होता है। सबसे आधुनिक तत्व है। संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता का अर्थ राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञा और कानूनों का पालन करा सके। ठीक है। एक शक्ति है, राज्य की एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञा और कानूनों का पालन करा सके। यानी जब अंग्रेज़ लोग यानी ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो हमें अपना कॉलोनी बनाए थे, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, हम राज्य नहीं थे। संप्रभुता ब्रिटिश के पास थी। तो लेकिन जब हमें संप्रभुता मिल गई 15 अगस्त 1947, जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं
15 अगस्त को इसीलिए मनाते हैं कि हम संप्रभु कंट्री हो गए, हम सॉवरेन कंट्री हो गए। इसका मतलब ये है कि अब हम कंट्री क्या कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति के बल पर, है ना, हम अपनी शक्ति के बल पर अपने भूभाग पर अपनी प्रजा का जो भी है उसके हम आज्ञा पालन कराएंगे, कानून का पालन कराएंगे। जो भी पार्लियामेंट कानून बनाती है वो सब कानून सबको मानना पड़ता है ना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो चाहे जो हो। हम अपने कंट्री में कुछ भी कर सकते हैं, किसी की गलती पर फांसी की सज़ा भी कोर्ट दे सकती है, लेकिन बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम सॉवरेन हैं, हम संप्रभु हैं, है ना। हमारे अंदर क्या है, हमारे देश में संप्रभुता है, अर्थात बाहर के राज्यों के साथ स्वतंत्र इकाई के रूप में किसी तरह का लेन देन, युद्ध या मैत्री कर सकते हैं। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। अब नेक्स्ट है कौटिल्य से रिलेटेड। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्व माने हैं, जिसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन कौटिल्य ने राज्य के तत्व माने हैं या नहीं माने हैं, विकल्प के अनुसार वो क्वेश्चन बना सकता है। जैसे स्वामी, पहला पार्ट स्वामी या किंग, अमात्य और मिनिस्टर, है ना, मित्र या एलाई, दुर्ग और फोर्ट, कोष और ट्रेजरी, जनपद और डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट है दंड और पनिशमेंट। ये राज्य के 7 आवश्यक तत्व माना गया है, इसको याद रखिएगा। कौटिल्य की आपको पता होना चाहिए, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। अब हम राज्य की परिभाषाएं देखते हैं। राज्य की परिभाषाओं में सबसे प्लेटो की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, और भी बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन इसमें हम वीडियो लॉन्ग ना करने के लिए 1-2 परिभाषा देते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में राज्य की परिभाषाओं को बताएंगे। ठीक है, तो आइए प्लेटो की परिभाषा देखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है तथा राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं के निखरने का सर्वोत्तम मार्ग उपलब्ध होता है। क्लियर। और प्लेटो ये भी कहते हैं कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं, है ना, ये वर्ड भी याद रखिएगा, ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले के चरित्र से उत्पन्न होता है ना। तो याद रखिएगा, ये भी आता है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने भी राज्य की परिभाषा बताई है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। राज्य एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक समूह है जिसमें आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य एकत्रित हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक समूह है। ये भी पूछ सकता है कि कौन थिंकर है जो राज्य को कहता है कि यह परिवारों एवं ग्रामों का एक समूह है ना। एक एक वर्ड इसमें आत्मनिर्भर है, तो ये सब चीज़ें आपको मार्क करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और अरस्तु ये भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य में नहीं निवास करता, या वह या तो जंगली होगा या तो ईश्वर होगा, है ना, या दूत होगा। इस तरीके से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। और फिर अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, आप सब लोग ZS सॉल्व पेपर सर्च करके इस PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।